सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होना तो ये 2021 नवंबर में ही था, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन किया गया, तो अब ये 2022 में हुआ। ये इसका चौथा संस्करण था, ये याद रखना। कहां पे हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? धाकड़। और इसमें हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत करके पहला स्थान प्राप्त किया। 52 इसमें गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 46 ब्रोंज हैं, यानी कि हरियाणा ने टोटल 137 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रहा है 45 गोल्ड के साथ। आपको बता दूं, महाराष्ट्र पिछली वाला जो हुआ था 2020 वाला, जो उसका तीसरा संस्करण हुआ था, उसमें ये टॉप पे था। अभी सेकंड पे आ गया। और थर्ड पे है कर्नाटक 22 गोल्ड मेडल के साथ, यानी कि पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे है कर्नाटक। हरियाणा से भी याद होगा, जो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था आपका 2018 में, जो उसका पहला संस्करण था, उसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। चलो एक बार सारे में आपको रिकॉल करा देता हूं, ताकि माइंड में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर रहेगी। 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था, जिसमें हरियाणा टॉप पे रहा था। और वो हुआ कहां पे था? दिल्ली में हुआ था। 2019 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था, वो पुणे में हुआ था। फिर 2020 में इसका तीसरा संस्करण हुआ, उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। वो तीसरा संस्करण कहां पे हुआ था? गुवाहाटी में। और अभी ये 2021 वाला जो 2022 में हुआ चौथा संस्करण, इसमें हरियाणा टॉप पे है, ये हुआ हरियाणा पंचकुला में। अब एक और बात याद रखना, जो इसका पांचवा संस्करण है वो 2022 में होगा। कहां पे? भोपाल में होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो अभी दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में, उसमें टॉप पे रहा है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बंगलुरु की है। 20 गोल्ड जीते हैं उसने। सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और थर्ड पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जैन यूनिवर्सिटी के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शिवा श्रीधर। ये बेसिकली एक स्विमर हैं। इन्होंने 11 गोल्ड जीते हैं, तो ये नाम आप जरूर याद रखना, ये स्विमर हैं। क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि अभी कोपेनहेगन में जो डेनिश ओपन स्विमिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा साजन प्रकाश ने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना पॉइंट। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आप लोग ये मत बोलिएगा, इस बात की शिकायत मत कीजिएगा कि वीडियोस बड़े देरी से अपलोड हो रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो बनाने में, रिवीजन वाले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इतना टाइम मिलता नहीं है कि ये वीकली वाले वीडियोस, मंथली वाले वीडियोस बना पाए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो एक हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, टाइम नहीं मिलता, फिर भी कैसे भी टाइम एडजस्ट करके आप लोगों के लिए बनाना है। आप लोग एकदम न्यूट्रल रहते हो। आप लोग खुद नोटिस करना, पूरे 24 घंटे निकल जाते हैं वीडियो अपलोड होने के बाद, 1000 व्यूज भी नहीं आ पाते। और मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। कहां से लाऊंगा मैं वो मोटिवेशन अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो? मैं हर बार सोचता हूं कि अब वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो फिर उन्हीं को लोगों को सोच करके बस बार बार मन में यही इच्छा हो जाती है कि चलो यार, इनके लिए डाल देते हैं। तो फिर जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियोस के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैं इनकी क्विज भी बनाता हूँ। इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा इस बार आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए अभी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। क्या नाम है उनका? हिमांशु जैन। तो हिमांशु जैन ने क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर के इतिहास रच दिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में किया गया और हिमांशु इस सर्किट में प्रवेश पाने वाले 5वें भारतीय हैं। अच्छा, आपको याद है अभी आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी कौन बन गए? तो आंसर होगा श्रेयस होसुर। और हरिनी लोगन का नाम आपको याद है? ये भारतीय अमेरिकी हैं और अभी 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को इन्होंने जीत लिया। अन्ना कबाले दुबा, ये केन्या की नर्स हैं जिन्होंने अभी दुनिया का बेस्ट नर्स का अवार्ड जीता था।
ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या नाम है उनका? ऐश्वर्या बाबू। कर्नाटक की हैं ये ऐश्वर्या बाबू, जिन्होंने अभी चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14.14 मीटर दूरी की छलांग लगाई। बाकी तस्नीम मीर पता है आपको, ये गुजरात के हैं और अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी है ये। पूजा जातियान अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और हर्षदा शरद गरुड़ की बात करें तो जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये नाम भी आपके न्यूज में है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो 2022 का इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। याद रखना ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। और वहीं महिलाओं में बात करें कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो चेन यू फेई ने जीता है, ये चाइना की है। अच्छा पहले तो आप ये बताओ, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। और एक प्रश्न का उत्तर और दो, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था अभी। उसके अलावा बैडमिंटन से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में कि अभी थॉमस कप इसको किसने जीत लिया? पहली बार भारत ने जीता है इसको, इंडोनेशिया को हरा करके। याद रखना ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और एक होता है उबेर कप जो कि महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। आपको बताना है इसको किसने जीता है, किसको हरा करके। चलिए बताइए, अभी हाल ही में IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा गुरु नायडू सनापति। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये कहां पे हुआ? लियोन मैक्सिको में। ये 11 जून को शुरू हुआ था जो कि 18 जून तक चला। और इसमें 16 वर्षीय गुरु नायडू सनापति गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बन गए। किस कैटेगरी में? 55 किलोग्राम कैटेगरी में। आपको याद है संकेत महादेवन का नाम? अभी कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड जीता था इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में ही। और ये हुआ कहाँ पे था चैंपियनशिप? ताशकंद में हुआ था। ये दिसंबर 2021 की बात है। और मीराबाई चानू को तो आप जानते ही हो, ये वेटलिफ्टर है हमारी, मणिपुर से हैं। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीत के लाई थी ये। और हर्षदा शरद गरुड़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये चैंपियनशिप ग्रीस में हुई थी। इन्होंने 45 किलोग्राम कैटेगरी में ये गोल्ड जीता था। अब आप मुझे बताओ अब कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और उनका संबंध किस खेल से था? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। अभी 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का ये नेतृत्व करेंगे। इन 37 सदस्यों में 18 तो महिलाएं हैं और 19 पुरुष हैं। अच्छा आप तो ये बताओ कि 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा बर्मिंघम यूके में। और 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अवनी लखेरा आप जानते हो, ये शूटर है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीत कर आई थी ये। देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध है भाला फेंक से। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर जीता था और इन्हें अभी पद्म भूषण भी मिला था। और लवलीना बोर्गोहेन ये बॉक्सर हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्क्वैश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और हमारी जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। तो ये देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खोला गया पहला स्क्वैश कोर्ट है। कहां पे खोला गया? नई दिल्ली में, याद रखना ये। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? रक्तदान एकजुटता का कार्य है, तो इस प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। अच्छा, वैसे ये 14 जून को ही हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है कार्ल लैंडस्टेनर का, जो कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोज करता थे। अच्छा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना। और थीम क्या है? थीम है बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। अच्छा, बुजुर्गों को लेकर के एक और दिन मनाया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वो 1 अक्टूबर को होता है, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन, यानी कि रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, यहाँ पे 2 शब्द हमने पढ़े, फैमिली और रेमिटेंस। तो फैमिली से तो आपको एक डे याद आएगा, इंटरनेशनल फैमिली डे, वो हम 15 मई को मनाते हैं। और रेमिटेंस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में टॉप पर है इंडिया, फिर है मैक्सिको, फिर है चाइना। रेमिटेंस मतलब जैसे कि आप विदेश में कमाई करने के लिए जाते हो, जॉब करने के लिए, और वहां पे कमा करके आप अपने घर में, अपने देश में पैसा भेजते हो। तो इस तरह से विदेशों में जा करके लोग कमा करके अपने देश में पैसा भेज रहे हैं अपने परिवार वालों को, इसे कहते हैं रेमिटेंस। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा इंडिया। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। इस जलीय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। लेकिन एक और डे है, वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, वो हम 23 मई को मनाते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, कछुओं के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला जो बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है वो अभी किसे मिला? शैलेंद्र सिंह को मिला। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अब आप बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। देखो, 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें 3 संस्थाएं सामने आई थी। उनमें से एक है UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसे मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए मनाया गया था। और इसी ने 1995 से 17 जून को ये दिन मनाना शुरू किया। मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन। क्या मतलब है इसका? जो मरुस्थल का जो प्रसार होता है, आगे की तरफ मरुस्थल बढ़ता है, उसी को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। और इस बार की थीम क्या है? एक साथ सूखे से निपटना, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। अच्छा, एक प्रश्न मुझे बताओ, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं? 17 हैं। और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक। तो कौन सा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि भूमि क्षरण को रोकने से रिलेटेड है? तो आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। इसका संबंध है भूमि के कटाव को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना। और इस बार का मेजबान देश है मैड्रिड, स्पेन। ये भी याद रखो। चलो, मरुस्थलीकरण की बात हो रही है, और अगर डेली आपने हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा या देखते होंगे, तो वहां पे आपको कई बार ये स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। तो आज चलो उन स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं जो हमारा वो रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखते हैं, उनकी नॉलेज चेक करते हैं। कुछ मरुस्थलीकरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप बताना ये कहां पर है। देखो, पहला प्रश्न बड़ा सिंपल है। पहला तो सहारा मरुस्थल, ये कहां पर है? ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, तो ये आपको मिलेगा अफ्रीका में। और इस मरुस्थल का दक्षिण में जो विस्तार है वो क्या कहलाता है? साहेल प्रदेश कहलाता है। फिर बताओ, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहते हैं।
अब बताओ अटाकामा मरुस्थल, ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है और ये आपको मिलेगा चिली में। और पेटागोनिया मरुस्थल, ये चिली के ही पास में एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ मिलेगा आपको। और गोबी मरुस्थल तो आपको पता ही है, चाइना और मंगोलिया की सीमा पर आपको मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल ये आपको मिलेगा बोत्सवाना में, अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। अच्छा, यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति रहती है। और अगर आपसे पूछे कि रब उल खाली मरुस्थल मिलेगा सऊदी अरब में। और दस्त ए कबीर, या एक और पूछ सकते हैं दस्त ए लुत, तो ये आपको मिलेगा ईरान में। दस्त आ जाए तो मतलब ईरान में, ऐसे कर देना। चलो ये बता दो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है? तो आंसर क्या होगा आपका? यूरोप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारती एयरटेल लिमिटेड। तो अभी भारती एयरटेल ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स को लॉन्च कर दिया है। एक्सट्रीम प्रीमियम ये एक 20 स्क्रीन का मंच होगा और इस पर प्रमुख ओटीटी मंचों पर उपलब्ध जो भी ऑनलाइन सामग्री है उसको देखा जा सकेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि जो भी आपके अमेजन वगैरह, डिज्नी प्राइम वगैरह ये हो गए, अमेजन प्राइम वगैरह ये सब, यहाँ पे जो भी आप फिल्में वगैरह, सीरियल वगैरह जो भी देखते हो वो सब आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। अच्छा, भारती एयरटेल के अभी फिर से एमडी सीईओ कौन बन गए? गोपाल विट्ठल बन गए। आपको याद है अभी भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया था किसने? Kia.ai कंपनी ने। चलो मुझे बताओ मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा कर लिया। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी है? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस, जिसने इस बार का खिताब भी जीत लिया। एक और प्रश्न याद रखना, जियो जो है वो लद्दाख के पेंगोंग झील में 4G सेवा देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा कनाडा। आपको बता दूं, आपने सिगरेट के पैकेट्स में जो फोटो वगैरह, वार्निंग वगैरह मैसेज लिखे देखे होंगे, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह। तो इसकी जो शुरुआत है ये 2 दशक पहले कनाडा ने ही की थी। तो अब स्मोकिंग के मामले में कनाडा ने एक बार फिर एक बड़ा कदम उठाया है। तो अब वहां पैकेट पर ही नहीं बल्कि हर सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी रहेगी ताकि युवा इससे दूर रहें। और क्या लिखा रहेगा? हर कश में जहर, पॉइजन इन एवरी पफ। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा थाईलैंड। और दुनिया में पहला कौन सा बना था ऐसा करने वाला? ऑस्ट्रेलिया। सादा पैकेजिंग मतलब उसमें रंगीन चित्र वगैरह, उसका ब्रांड लोगो वगैरह, इस तरह से रंगीनपन कुछ भी नहीं होगा, सादा सिंपल होगा। अच्छा बताओ अभी नो टोबैको डे कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। और नो स्मोकिंग डे भी होता है जो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। इस साल हमने 9 मार्च को मनाया। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया? तो आंसर होगा झारखंड को। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, उसका नाम है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए जून 2022 में किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने कोच्चि में एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। कैंसर की स्टडी को बताइए क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। चलो बताओ अभी किस राज्य सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस सेवा को शुरू किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। और एक बुक है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। अच्छा, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? ये आपके लिए प्रश्न है, बताइए। अच्छा बताइए हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी बेंगलुरु में एक रेलवे टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है जहां आपको एयरपोर्ट के जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यह भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे स्टेशन है जो कि बेंगलुरु में तैयार किया गया। इसका नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। इसे बनाने में 314 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पे हुआ शुरू, तो आंसर होगा बंगलुरु में। और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। कर्नाटक में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम आपको बताना है, जिसका नाम अभी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में संचालन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये विंड एनर्जी के जरिए एयरपोर्ट का संचालन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर प्लेट्स लगाई गई है। मतलब यहाँ से विंड से भी एनर्जी मिलेंगी और सोलर से भी एनर्जी मिलेंगी। तो ये जो प्लांट है ये 36 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे बनाता है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका। किलोवाट आवर पूछा जाए ये किसकी यूनिट है, तो ये एनर्जी की यूनिट है। ओनली किलोवाट लिखा होता तो ये पावर की यूनिट थी। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में सभी एटीएम से नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई कौन बन गया? पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर होगा ओमनी कार्ड। तो अभी ओमनी कार्ड ने घोषणा की है कि वे देश में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद पैसा निकालने यानी कि कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नकद निकासी को अनेबल करने की अनुमति देने के बाद ये कदम उठाया है। तो ओमनी कार्ड उपयोगकर्ता यानी कि जिनके पास ये ओमनी कार्ड है वो अब कार्ड चोरी, कार्ड की क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ओमनी कार्ड क्या है? ये एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एक रुपए प्रीपेड कार्ड भी आता है जिससे आप सभी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ओमनी कार्ड का हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके सीईओ संजीव पांडे हैं। अच्छा, वैसे अभी हमारे नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं 29 नंबर के। पांडे नाम याद आ गया, तो इस तरह से आप लिंक करके आपके माइंड में भी चीज़ें आनी चाहिए थी, है ना? ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ भी जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ को। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 37 नंबर पे। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे आ गया है। पिछले साल भारत 43 नंबर पे था। तो ये तो अच्छा सुधार ही हुआ है। अच्छा, दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक के लिहाज से बात करेंगे तो एशियाई अर्थव्यवस्था में ये सबसे तेज सुधार माना गया है। और इसे जारी किसने किया? आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे है सिंगापुर और फोर्थ पे स्वीडन है। भारत 37 पे है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाजा से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा शंघाई। तो जूलियस बेयर ग्रुप की ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाजा से दुनिया का सबसे महंगा शहर है चाइना का शंघाई। सेकंड नंबर पे यूके की कैपिटल लंदन है और थर्ड पे है ताइवान की कैपिटल ताइपे। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में टॉप पर है सिलिकॉन वैली। सेकंड पे दो हैं, लंदन और न्यूयॉर्क है। और भारत की बात करें तो इसमें बेंगलुरु 22वें स्थान पर है और दिल्ली 26वें स्थान पर। जबकि अगर बात करेंगे कि अफोर्डेबल टैलेंट यानी कि किफ़ायती प्रतिभा के मामले में तो केरल तो एशिया में टॉप पर है इस मामले में, और इस कैटेगरी में केरल दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। उसी तरह से टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बेंगलुरु 5वें स्थान पर है। वैसे ओवरऑल बेंगलुरु 22वें स्थान पर है और दिल्ली 26वें स्थान पर हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा, इसको जारी किसने किया इस रिपोर्ट को? तो जीनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ने। तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किसे
कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा BS पाटिल को। तो इनका पूरा नाम क्या है? भीमना गोड़ा, संगन गोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे गोड़ा। इनका नाम बोलने में मजा आता है, क्या करें, नाम ही इतना मजेदार है, भीमना गोड़ा, संगन गोड़ा। तो अभी याद रखना, इनको कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? P विश्वनाथ शेट्टी की जगह लेंगे। अच्छा, अभी आपको याद होगा हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया था। किन की जगह? पिनाकी चंद्र घोष की जगह, जो कि पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। देखो, लोकपाल का जो नेतृत्व है वो एक अध्यक्ष करता है। इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं, पर वर्तमान में 6 सदस्य हैं। अभी मनरेगा लोकपाल कौन बने? NJ ओझा बने। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई को। तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जिनको भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपने इनका नाम पहले भी सुन रखा होगा, आप बता सकते हो कहां पे? जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों को नया स्वरूप देने के लिए एक आयोग था, परिसीमन आयोग, उसकी अध्यक्ष यही थी, रंजना प्रकाश देसाई। तब आपने इनका नाम सुना था। अच्छा, वैसे यहां पे ये किनका स्थान लेंगी? चंद्रमौली कुमार प्रसाद का। आप जानते हो उत्तराखंड विधानसभा की अभी पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? ऋतु खंडूरी। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच बनी है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2022-23 के लिए अपना चेयरपर्सन नामित किया? तो आंसर होगा प्रमोद के मित्तल ने। तो अभी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को 2022-23 के लिए अपना चेयरपर्सन नामित किया है। वे अजय पुरी की जगह लेंगे। इनके अलावा P बालाजी को उपाध्यक्ष चुना गया है। बाकी फिक्की के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, संजीव मेहता उनका नाम है। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी बने थे, उनका नाम है अरुण चावला। अच्छा, इसरो के 10वें प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा S सोमनाथ। और इरडाई के अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अग्निपथ। तो अभी केंद्र ने भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना में जिन युवाओं का चयन किया जाएगा उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसमें बता रहा हूं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपका इसमें चयन हो गया, आपकी इसमें भर्ती हो गई, आप इसमें सैनिक बन गए, आपको अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे कितने सालों तक सेवा कर पाएंगे? तो 4 सालों तक। 4 सालों के लिए है ये। और ये योजना तीनों सेनाओं पर लागू होगी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसमें ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपकी उम्र 17.5 साल से लेके 21 साल तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करना, पहले वर्ष के लिए इसमें जो अधिकतम आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया गया, और बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 23 साल कर दिया गया। लेकिन ये छूट केवल एक ही बार मिलेगी स्टार्टिंग में। और ऐसा क्यों? तो सरकार का कहना है कि 2 सालों से भर्ती नहीं करा सके वो, इस कारण से उन बच्चों का लॉस न हो, इसलिए हम 2 साल के लिए सीमा को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको 4 सालों के लिए ही लिया जाएगा, और इन 4 सालों के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और इन 4 सालों में भी शुरुआत के जो 6 महीने होंगे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और सरकार का यह भी कहना है कि इसमें सारे के सारे जो युवा होंगे वो रिटायर्ड नहीं होंगे। हर बैच में वो 25% सैनिकों को सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका देंगे। क्या क्राइटेरिया होंगे वो तो आगे ही पता लगेगा। और अगर आप रिटायर्ड हो जाते हो तो रिटायरमेंट के बाद हर सैनिक को रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष पैकेज दिया जाएगा, जिसे सेवा निधि पैकेज नाम दिया गया है, जिसमें उन्हें 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रिलेटेड टू दिस योजना बताया, इनको याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए ये एनम एजुथम नाम से एक योजना शुरू की है। एक्चुअली में आपको पता है कोविड-19 के कारण बच्चों के स्कूल वगैरह बंद हो गए थे,
तो उनके जो सीखने का समय था वो बेकार हो गया। तो उस समय में जो बच्चे सीख सकते थे, तो अब उन्हें वो सब लर्निंग देने के लिए, वो सब सिखाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए है ये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 2025 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता सुनिश्चित करना। देखो, तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे M.K. स्टालिन, जिनके आत्मकथा का नाम क्या है? उंग लिल ओरुवन। और R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। और आपको याद होगा अभी जो चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पर था तमिलनाडु। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई है। आपको उसका नाम बताना है। तो आंसर होगा भोगेश्वर। ये एशिया में सबसे लंबे दांत वाला हाथी था, इसका नाम था भोगेश्वर। इसकी अभी 60 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। इस जंगली हाथी को मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये मृत पाया गया। इसके जो दांतों की लंबाई थी वो थी 2.54 मीटर और दूसरा दांत 2.34 मीटर लंबा था। तो इसका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी जून 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, जो कि 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। अच्छा, मंदिर से एक मंदिर आपको याद होगा, रामप्पा मंदिर। ये कहां पर है? तेलंगाना में। अभी 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये। अभी आपको याद होगा संस्कृति मंत्रालय ने ऑनलाइन 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के दर्शन कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, टेम्पल 360 डिग्री नाम से। चलो बताओ, अभी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी संत रामानुजाचार्य स्टेचू का भी उद्घाटन किया था, जो कि बैठी हुई मुद्रा में है। इसकी हाइट है 216 फीट। इसी को स्टेचू ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं। और कहाँ पे किया गया उद्घाटन? हैदराबाद में। अभी मोदी जी ने ही स्टेचू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया था राजस्थान के पाली में, जो कि श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की स्टेचू है। इसकी हाइट है 115 इंच। और अभी मोदी जी ने ही भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का भी उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। अभी इन्होंने इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये पॉइंट्स अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और किस देश ने मिलकर के एक नया I2U2 समूह बनाया है? तो आंसर होगा USA। देखो, इसके नाम में ही क्लियर है। I2 मतलब 2 देश ऐसे हैं जिनके नाम I से शुरू होते हैं। तो इंडिया हो गया और एक दूसरा है इजराइल। U2 मतलब 2 देश ऐसे हो गए जिनके नाम U से शुरू होते हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया और दूसरा है USA। तो इसका गठन पूरी दुनिया में अमेरिकी गठबंधन को पुनर्जीवित करने के अमेरिका के प्रयासों का हिस्सा है। अच्छा, क्वाड देश के अंदर भी 4 देश आते हैं, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इस साल क्वाड की चौथी बैठक हुई थी टोक्यो जापान में। और बताओ, अगले साल 5वीं बैठक कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। अच्छा, नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? ये उत्तर यूरोप के 5 देश हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। आपको याद होगा अभी दूसरी नॉर्डिक भारत समिट हुई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में। चलो बताओ, 2022 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है किसके पास है? चाइना के पास। अभी इसकी 14वीं नंबर की बैठक हुई थी चाइना में। और बिम्स्टेक 2022 की बैठक अभी 5वें नंबर की कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में। और 2022 में आसियान की जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी, या इसकी अध्यक्षता किसके पास है यूं बोले तो आंसर होगा कंबोडिया के पास। पिछले साल 2021 में बंदर सेरी बागबान ब्रुनेई में इसकी बैठक हुई थी। और आप जानते हो G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है, अगले साल भारत में होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत में तो G20 की अध्यक्षता होगी 2023 में। आपको बताना है भारत में भी कहां पर, किस जगह पे होगी। बाकी आप जानते हो इस साल G7 की अध्यक्षता किसके पास है? जर्मनी के पास है।
कोप 27 का आयोजन 2022 में ये कहाँ किया जाना है? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। कोप 26 का आयोजन पिछले साल हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये काफ़ी सारे आपने यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा, इसने किस देश में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया था? तो आंसर होगा बहरीन में। एपिडा की फुल फॉर्म इंग्लिश में देखो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी इसने 13 जून 2022 को बहरीन में 8 दिनों का आम महोत्सव शुरू किया था। ये फेस्टिवल भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशने के लिए एपिडा की नई पहल का हिस्सा है। और इस महोत्सव में अगर पूछा जाए कि कितने भारतीय आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया गया, तो आंसर होगा 34। देखो बहरीन की बात करते हैं। कैपिटल इसकी मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार, प्रधानमंत्री हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आप आगे भी पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपने डेली करंट अफेयर्स में तो पढ़ ही लिया, आप उसका उत्तर दो। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, अभी इन्होंने भी आम फेस्टिवल मनाया, मैंगो फेस्टिवल। बताना है आपको किस किस देश में। अच्छा, साथ में ये भी बताओ फलों के उत्पादन में अभी शीर्ष राज्य कौन सा रहा था? तो आंध्र प्रदेश। सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 आ गया उत्तर प्रदेश। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र। और स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 चाइना है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो आंसर होगा सरगम कौशल को। तो अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन ये अभी 15 जून 2022 को मुंबई में किया गया। और इसमें मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता किसने? सरगम कौशल ने। इसमें उप विजेता रही है जूही व्यास। आप जानते हो अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? हरनाथ संधू ने। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की है। और अभी मिसेज वर्ल्ड 2020 में बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता था? नवदीप कौर ने। और मिसेज वर्ल्ड 2020 ये कौन बनी थी? शाइलिन फोर्ड बनी थी, ये यूएस की हैं। तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, इसका नाम है उन्मेष। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? शिमला में हुआ। और याद रखना, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 ये किसने जीता था? अब्दुल रज्जाक गुरना ने। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? और अभी हिंदी का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब आप बताइए, अभी किसने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए भारतीय मानक विकसित किया है? तो आंसर होगा BIS, भारतीय मानक ब्यूरो ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने। अभी इसने मिट्टी से बने हुए नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स विकसित किया है। और गुजरात के जो मनसुख भाई प्रजापति हैं इस रेफ्रिजरेटर के इनोवेटर हैं। इसे मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर नाम दिया गया। इसका उपयोग खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए किया जाएगा। तो ये एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है जो मुख्य रूप से मिट्टी से बना है और ये सब्जियों को, फलों को, दूध, पानी इनको ठंडा करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, वैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी हैं। अच्छा, मिट्टी से 2 दिन आपको याद आएंगे। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस जो कि 5 दिसंबर को मनाते हैं। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस वो 19 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। और गाइस, जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फैमिली में, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके इनके अच्छे से प्रैक्टिस जरूर से करना और PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।